अ, दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि एक ग्रुप को रिक्रिएट किया गया है और ये ग्रुप है जीएस पॉइंट के नाम से। और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो भी यूपीएससी बीपीएससी के लिए जो भी टॉपिक रहेगा, चाहे वो जीएस से रिलेटेड है, वो मेंस से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। मेंस का टॉपिक हो, पीटी का टॉपिक हो, या इंटरव्यू वगैरह का भी कुछ मटेरियल है, ज़रूरत पड़ेगा तो ये दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको फ्रूटफुल बनाने में आप सभी का योगदान है और रहेगा। मुझे लगता है कि यहाँ हम लोग काम की बातें ही डालेंगे। तो आइए कुछ अपडेट हमने कुछ पिछले दिनों अपडेट किया है, तो बिना समय गंवाए उसी पे आते हैं। क्योंकि एक मंत्र आपको याद रखना है कि जब भी आप प्रिपरेशन के लिए डिसाइड करते हैं कि मैं प्रिपरेशन करूँगा, तो आप साथ साथ ये भी डिसाइड करते हैं कि आपके पास जो समय है, आपके पास जो समय है वो क्या है, लिमिटेड है। ये ध्यान में हमेशा रखना चाहिए। ये नहीं कि प्लानिंग बनाइए 2-4 साल का, नहीं। आपको प्लान बनाना है साल भर का, 2 साल का ही प्लान बनाना है, क्या उसी में क्रैक करना है। तो आपके पास टाइम लिमिटेड है। तो जो भी आपके पास एक्स्ट्रा समय मिलता है, वैसे तो फेसबुक वगैरह को बहुत कम यूज करना है, लेकिन कभी आते भी हैं तो इस ग्रुप में आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो कुछ टॉपिक डाला जाएगा वो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए। धीरे धीरे आप जान जाएंगे कि कौन सा टॉपिक मेंस के लिए है, कौन सा टॉपिक प्रीलिम्स के लिए है। धीरे धीरे आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे और कुछ हम भी इधर से हिंट दे देंगे। तो इस तरह से आपका होगा कि जब भी आप पढ़ाई के बीच में जब ब्रेक लेंगे, पढ़ाई के बीच में जब भी आप ब्रेक लेते हैं, ठीक है, पढ़ाई के बीच में जब भी आप ब्रेक लेते हैं, फेसबुक पे आते ही हैं, तो फिर इस पे आ जाए तो कुछ काम की चीज़ें मिलेगी। फालतू का जो है ना, उधर का कमेंट करने से, लोगों का प्रोफाइल देखने से, चेक करने से अच्छा है कि यहाँ पे थोड़ा सा समय दिया जाए। बाकी आपकी मर्जी, आप बॉस हैं अपनी ज़िंदगी के और आप अपने तरीके से सोचेंगे। लेकिन हाँ, ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आएँगे तो आपको फ़ायदा भी होगा, बाकी आप आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कुछ अपडेट हमने जो इसमें डाला है, वो आपका जो है ना अपडेट क्या है। और उस अपडेट को, ये तो एक क्वेश्चन दिया गया था, इस पे बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे या फिर कर ही लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस को डिस्कस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए 5-membered body. 2, the Union Ministry of Home Affairs decides the election schedule for the conduct of both general election and by-elections. Third, Election Commission resolved the dispute relating to splits merger of recognized political parties. Which of the statement given above is आज correct? तो ए बी सी डी आप समझ गए होंगे कि पहला स्टेटमेंट तो जो है ना सही नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 5-member बॉडी तो नहीं होता है, ठीक है। 5-member बॉडी नहीं है, कितना 3-member बॉडी है, पता ही है आपको। सेकेंड, हाँ ये मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है और ये क्वेश्चन यूपीएससी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। जाकर के आप देख सकते हैं प्रूफ के लिए। अगर नहीं पूछा गया है तो आप बता सकते हैं कि सर नहीं ये पूछा गया, लेकिन मेरे हिसाब से ये प्रश्न पूछा गया है। ये मैटर नहीं है कि प्रश्न पूछा गया है कि नहीं पूछा गया, प्रश्न इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, ये मैटर है, ठीक है। कहा जाता है ना कि एक धीरे धीरे जो है ना, एक जनरल जिंदगी चलती है, एक मेंटोस जिंदगी चलती है। तो मेंटोस जिंदगी, एग्ज़ाम की तैयारी में मेंटोस ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है। दिमाग की बत्ती जो जला दे और तेज़ी से आप बढ़ें बिना गिरे हुए। तेज़ी से बढ़ रहे हैं लेकिन गिर गए तो फिर दिक्कत है। तो एक जनरल, हालाँकि एग्ज़ाम फिर भी मैं मानता हूँ टेस्ट मैच ही है, लेकिन मेंटोस तरीके से उस टेस्ट मैच को खेला जाए तो थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग रहेगा। राहुल द्रविड़ की तरह तो आपको होना ही चाहिए कि पिच पे टिके हैं, लेकिन एग्रेशन में तेंदुलकर की भी तरह होना चाहिए कि जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ थोड़ा एग्रेशन दिखाएँ। तो दोनों का कॉम्बिनेशन
जरूर होना चाहिए यहाँ पे। खैर, सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें तो द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्यों डिसाइड करेगा भाई? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स थोड़ी डिसाइड करेगा, इलेक्शन शेड्यूल वो डिसाइड नहीं करेगा। हाँ, थर्ड सही है, इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व द डिस्प्यूट, जितने भी विवाद हैं वो कौन डिस्प्यूट को कौन रिजॉल्व कर सकता है? आपको इलेक्शन कमीशन ही रिजॉल्व करता है। मर्जर ऑफ रिकॉग्निशन पॉलिटिकल पार्टी स्प्लिट होता है या मर्जर होता है, उससे संबंधित जो विवाद है वो इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करता है। तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा डी सही हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है, इसी तरह के जो ज़रूरत लगेगा तो आपके अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, इसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा बताना है नहीं, वीवीपैट आप लोग पढ़ते रहते ही हैं, ठीक है। हाँ, मेंस में इसका जब भी इलेक्शन इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा तो ये मेंस में इसका यूज आप करेंगे। मुझे मिल गया आपको। इलेक्शन कमीशन का मोटो अक्सर लिखना होता है मेंस में या प्रीलिम्स में पूछा, नो वोटर लेफ्ट बिहाइंड। जब आप सेलेक्ट होकर के भी जाइएगा, चुनाव का काम कीजिएगा, तो इलेक्शन कमीशन का जो मोटो है, जो आदर्श वाक्य है, वो क्या है? नो वोटर लेफ्ट बिहाइंड, कोई भी वोटर छूटे नहीं। और उसी के संदर्भ में एक नया प्रयास किया गया है जो मेंस के लिए और प्रीलिम्स एज वेल, मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स दोनों के लिए जरूर, RVM। The Election Commission announced that it has developed a prototype for a multi-constituency remote electronic voting machine, जिसको RVM कहते हैं, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन RVM कहा जाता है। एमिड कंसर्न ओवर माइग्रेशन बेस्ड माइग्रेशन, मतलब यहाँ पे आपको माइग्रेशन बेस्ड डिस enfranchisement to boost voter turnout and strengthen India's democratic problem। सिंपल कहने का मतलब है कि इसके थ्रू जो माइग्रेंट वोटर हैं, जो दूसरे जगह चले गए, मान लीजिए कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो वोट डालते हैं, यहाँ चले गए, तो अब यहाँ से जो है ना रहते हुए यहाँ पे वोट डाल सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये है RVM आपको रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के थ्रू। और डिटेल जो है ना आगे कभी हम लोग बातचीत करेंगे, जब मेंस की चर्चा करेंगे कैसे ये प्रोसेस होता है, ठीक है। BU और CU तो आपको पता ही होगा, BU और CU, ठीक है, BU और CU थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लिखा आ रहा है क्योंकि वो आदत नहीं है हमको इस पे लिखने का स्क्रीन पे, लेकिन BU और CU बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट। खैर, आगे बढ़ते हैं। आइए, सावित्रीबाई फूले का जन्मदिन 3 जनवरी 1831 को हुआ था, जो कि अभी चर्चा में रहा है और इनका जन्मदिन भी रहा, इसलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। भारत की पहली महिला बालिका विद्यालय की प्रिंसिपल थी इन्होंने जो है ना पहली महिला बालिका विद्यालय, मतलब बालिका विद्यालय की स्थापना इन्होंने किया था, सावित्रीबाई फूले। अक्सर कई एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। या फिर अगर भारत के इतिहास में, खासकर आधुनिक भारत के इतिहास में महिलाओं की भूमिका से संबंधित अगर कोई प्रश्न पूछता है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित कोई प्रश्न पूछता है, जो अक्सर BPSC में पूछता है, हालांकि बिहार के संदर्भ में पूछता है, लेकिन ओवरऑल अगर पूछता है तो इनका नाम जरूर लिया जाएगा, ठीक है। और इनके पति ज्योतिबा फुले, उन्होंने भी शिक्षा के लिए काफ़ी काम किया था और बाद में 1897 को प्लेग के कारण सावित्रीबाई फुले का निधन हो गया और प्लेग पीड़ित बच्चों की सेवा करने के दौरान उनको बीमारी लगी थी, मतलब प्लेग हुआ था। तो ये एक आप देख सकते हैं सावित्रीबाई फुले। इस तरह से भी पढ़ाई होता है कि मान लीजिए किसी का जन्मदिन आ गया, कोई घटना घट गई, उस दिन को आप पढ़ लेते हैं तो उससे अगर प्रश्न आता है एग्जाम में तो फिर आप बेहतर पोजीशन में होते हैं। बाकी आपका अपना तरीका है, तरीका सबका अलग अलग होता है। अग्नि
5 का अभी जो है ना टेस्ट किया गया है कुछ दिन पहले। अग्नि-1 का रेंज है 7 to 800 किलोमीटर तक, अग्नि-2 2000 किलोमीटर से अधिक, अग्नि-3 2500 किलोमीटर से अधिक इसका रेंज है, अग्नि-4 3500 किलोमीटर टू 4000 किलोमीटर, और अग्नि-5 ये अग्नि श्रृंखला की सबसे लंबी ये मिसाइल है। ICBM है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, और 5000 किलोमीटर से अधिक इसका रेंज है। तो ये आप जो है इसको इसी तरह से जितने भी मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसको भी आप देख लें। अग्नि हो, पृथ्वी के जो संस्करण है उसको भी आप देख लें, ठीक है। त्रिशूल देख लें, नाग, आकाश, ये सब देख लेना है आपको। ब्रह्मोस मिसाइल भी एक प्रश्न यहाँ से पूछे जाने की संभावना किसी भी एग्जाम में रहती है। एक एक्सरसाइज अभी दिसंबर में हुआ है, सूर्य किरण 16वां, आपको सूर्य किरण 16, तो सूर्य किरण 16 जो हुआ है उसको आप देख सकते हैं। भारत और नेपाल के मध्य हुआ है, ठीक है। और जो जगह है उस जगह का नाम है सलझंडी, नेपाल में ही। बस इतना काफ़ी है। क्वेश्चन इस तरह से आता है। नेक्स्ट जो है आपका उरु। उरु एक पोत है जो नौका मतलब नौकायन के लिए यूज होता है, बोटिंग के लिए पोत, और केरल में बनता है। केरल के कारीगरों द्वारा ये बनाया जाता है, केरल के कुशल कारीगरों द्वारा ये पोत बनाया जाता है। एक नौकायन के लिए इसका यूज होता है और बहुत पुराना इतिहास इसका है। उरु निर्माण से जुड़े प्रमुख लोग ओडाई और खलासी कहे जाते हैं। ओडाई और खलासी मिल करके ये उरु का निर्माण करते हैं। तो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, और ये बहुत पहले से एक परंपरा का वहाँ पे विकास चलता रहा है। तो उरु नाम याद रखना है बस। एक प्रश्न भी हमने दिया था, आज का प्रश्न, रयुगु क्या है? तो रयुगु एक जो है आपका क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड है, और एक दो लोगों ने आंसर भी दिया है। मारिया टेल्स शीर्ष वैज्ञानिक और बायोफिजिसिस्ट थी जिन्हें द सन क्वीन के नाम से भी जाना जाता है, अभी चर्चा में रही है। गूगल ने डूडल बनाया, कहा जाता है ना, गूगल कई लोगों कई हस्तियों पे क्या बनाता है, डूडल बनाता है। तो वो भी कई बार इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, खासकर पीटी में कुछ पता नहीं चलता है। द सन क्वीन के नाम से जाना जाता है मारिया टेल्स। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, आदर्श ग्राम योजना तो आपको पता ही है, लेकिन ये आदि आदर्श ग्राम योजना है, यह राज्य सरकारों के प्रयासों के पूरक के रूप में जनजातीय यूप योजना TSP जो बहुत पहले से चल रही है। आप जो ना 5वीं पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे वहाँ TSP ट्राइबल सब प्लान वहाँ से देखने को मिलता है। तो उसके पूरक के रूप में, अल्टरनेट के रूप में, ध्यान देना है, अल्टरनेट के रूप में ये पूरक के रूप में जनजातीय TSP के अलावा विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान करके सॉरी जनजातीय लोगों के विकास और कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? आदि आदर्श ग्राम योजना। इसका डिटेल आप पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे मैगजीन्स वगैरह में आता है। यहाँ पे तो मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, आपको बहुत रिसर्च नहीं कराने वाला हूँ, क्योंकि ये रिसर्च कराने का इसका उद्देश्य भी नहीं है GS पॉइंट का। इसका उद्देश्य है कि आपको टॉपिक से अवेयर करा देना और कुछ मोटी मोटी बातें बता देना। आप फ्री जब हो तब आप आए तो इस मंच का यूटिलाइज कर सकें। ओके। स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन टू मदरसाज माइनॉरिटी, SPEMM, SPEM। अगर माइनॉरिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड हाँ, तो मैं कह रहा था कि माइनॉरिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आप SPEM का यूज कर सकते हैं, ठीक है। SPEMM। इसमें यह है कि मदरसाज और जो भी मदरसा को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी मदरसा में शिक्षा दी जाती है तो
उनकी शिक्षा को उन्नत बनाया जाएगा। सिंपल भाषा में मैं ये कहूँ तो टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर चुना जाता है, आपको पता ही है। 1927 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2021 में एलन मस्क और 2022 में जेलेंस्की। वो सामान्य फैक्ट है। हिमालय में पाए जाने वाले 3 जो मेडिसिनल प्लांट हैं, औषधीय पादप प्रजातियों, जैसे मेइजोट्रोपिस पेलिटा, फ्रिटिलारिया सिरोहोसा और डैक्टाइलोरिजा हैटागिरिया को संकटग्रस्त प्रजातियों के IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। ये बीपीएससी में इस तरह के प्रश्न नहीं पूछता है, लेकिन यूपीएससी में इस तरह के प्रश्न खोज खोज करके पूछा जाता है। मेरे शब्दों को आप मार्क कर लें, खोज खोज करके ऐसे प्रश्न जो IUCN से रिलेटेड है, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, पॉल्यूशन से रिलेटेड है, खोज खोज करके प्रश्न पूछा जाता है। तो ये टॉपिक वहाँ के लिए है। हालांकि जानने में या समझने में कोई बुराई नहीं है। नाम थोड़े टेढ़े होते हैं तो आधा नाम याद किया जाता है। पेलिटा, सिरोहोसा, हैटागिरिया, जैसे आप याद करते हैं ना, बहुत सारे ऑस्कर अवार्ड वगैरह को याद करते हैं, या फिर जो अभी जैसे कतर में फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, तो बहुत सारे नाम जो होंगे जो आधा आप याद करते हैं, तो वो भी टेक्निक, आधा याद कर लीजिए, ऑप्शन मिलेगा तो मार देना है। प्रतिवर्ष 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2022 का विषय है भ्रष्टाचार के विरुद्ध विश्व को एकजुट करना, यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। तो ये सिंपल रहा। आजकल अगर कोई महत्वपूर्ण दिवस पूछा जाता है तो उसका थीम जरूर पूछा जाता है। क्लियर? तो बाकी तो आप याद करेंगे। एक तो नमूना के लिए दे दिया गया है, यही नहीं आएगा। ये कोई सोचेगा कि एग्जाम में ही आ जाए, कोई क्यों आएगा? एग्जाम में तो बहुत सारे टॉपिक है ना, लेकिन हो सकता आ जाए, आपको थोड़ी पता है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो महत्वपूर्ण चीज़ें, उसको याद करके जाएंगे। आए ना आए अलग चीज़ है। अगर हम सभी टॉपिक पे ही सोचते रहेंगे कि आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, अरे आपका काम वो नहीं सोचना है क्या आएगा क्या नहीं। जो इम्पोर्टेंट है, जो आने की संभावना है, सबको याद कर लो। कटअप तो हाई जा ही रहा है, ठीक है, खासकर बीपीएससी की बात करें। और यूपीएससी में तो जनरली जो भी इम्पोर्टेंट या थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, ट्रेंड समझ करके पढ़ना होता है। वहाँ पे भी इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इधर ट्रेंड जो बदला है 1-2 सालों से, आप देखिए वहाँ पे भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। हिस्ट्री एंड कल्चर के प्रश्नों को आप देखिए, कई फैक्चुअल प्रश्नों को आप देखिए। टाल ज्वालामुखी फिलीपींस में है, अभी ये एरप्ट हुआ था, ठीक है, इसमें विस्फोट हुआ था, इसलिए हमने यहाँ दिया है। इसी तरह जो भी पिछले 1-2 सालों में जो भी ज्वालामुखी सक्रिय हुए हैं या विस्फोट हुआ या किसी कारण से चर्चा में रहा है, उसको याद कर लेना। बाकी तो नॉर्मल आप सारे ज्वालामुखी को वर्ल्ड लेवल पे याद करेंगे ही, जो इम्पोर्टेंट है तो इसको आप देख लेना। सेमरू, द ग्रेट माउंटेन भी इसको कहते हैं, सेमरू। ये आपको इंडोनेशिया के जावा में है और जावा का सबसे उच्चतम ज्वालामुखी शिखर है। तो ये कुछ फैक्ट इस तरह से डालने का प्रयास किया गया है। 2-3 बातें मुझे कहनी है कि आप यहाँ तब आएँ जब आप पढ़ने से बोर हो चुके हैं, आपको लगता है। आप फेसबुक पे ना आए तो अच्छी बात है, अगर आते हैं फेसबुक पे, कहना बहुत आसान है कि फेसबुक पे नहीं आएंगे, आते हैं तो इस पे भी नज़र 2-4 मिनट देख लें। इससे क्या होगा कि एक आपका जो टाइम जो बर्बाद होने वाला था, उसमें कुछ तो वैल्यू एड होगा। तो मेरा मकसद यहाँ पे यही है, वैल्यू एड करना, ठीक है, वैल्यू एड करना, वैल्यू एडिशन, VA। पढ़ाना मकसद नहीं है, यहाँ किसी को पढ़ाया नहीं जा सकता, टाइम भी नहीं है, तो वैल्यू एड करना है। और वैल्यू एड करना चाहते हैं तो आप ज़रूर आएँ, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। पढ़ते रहिए, ठीक है, और सही ट्रैक पे रहिए। धन्यवाद।